जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, T20 क्लास रोजाना 20 प्रश्न रोज रात 9 बजे हम करते हैं। यूपी पीसीएल TG2, यूपी आरबीएनएल TG2, LMRC DMRC BHPCL DRDO ITI एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है क्या? विद्युत परिपथ में वोल्टता परिवर्तन का जो विरोध करता है वो क्या करता है? प्रेरक, संधारित्र, विकल्प नंबर 3 है प्रतिरोध, और लास्ट विकल्प है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि विद्युत परिपथ में वोल्टता परिवर्तन का विरोध कौन करता है। तो हम आपको बता दें कि विद्युत परिपथ में वोल्टता परिवर्तन का जो विरोध करता है वह करता है संधारित्र। इसको इस प्रकार से याद कर पाएंगे, VC वोल्टेज में चेंज होगा तो उसका परिवर्तन का विरोध करता है क्या? उस वोल्टेज में चेंज परिवर्तन का विरोध करता है संधारित्र या धारिता। यहाँ पर अगर धारिता ऑप्शन होता तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इनमें अगर विकल्प सही है तो संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करती है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है। प्रेरक अगर पूछ लिया जाए प्रेरक काय के परिवर्तन का विरोध करता है, तो अगर करंट चेंज होता है, इंस्टेंट करंट के मान में कोई परिवर्तन होता है, तो उसके लिए प्रेरक जिम्मेदार है। प्रतिरोध आप जानते ही हैं, चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे वह प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। स्लाइड कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज क्लास का जो प्रेजेंटेशन में बनाया गया है, पहले वर्ड में बनाया जाता था। वोल्टता विभाजक नियम किस परिपथ में लागू होता है? वोल्टेज डिवाइडेड रूल जिसको हम कहते हैं, वह किस प्रकार के परिपथ में लागू होता है? समांतर परिपथ में, श्रेणी परिपथ में, धारिता परिपथ में, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों तो उनमें हम अलग अलग, यदि इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग ज्ञात करें और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग ज्ञात करें, तो इसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडेड रूल का प्रयोग करते हैं, और ये नियम हमेशा श्रेणी परिपथ में लगता है। समांतर परिपथ में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि समांतर में तो वोल्टेज जो होता है सेम होता है। जब वोल्टेज सेम होगा तो हम उसको ज्ञात ही क्यों करेंगे? जैसे ये रेजिस्टेंस दोनों समांतर में लगे हैं, अब इसमें हमें इसका वोल्टेज अलग ज्ञात करना है, इसका वोल्टेज अलग ज्ञात करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। समांतर में वोल्टेज सेम रहता है और जबकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि वोल्टेज डिविडेंड रूल जो है इस प्रश्न में जैसा पूछा गया है कौन से परिपथ में लगता है, तो ये हमेशा श्रेणी परिपथ में, सीरीज परिपथ में लगता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में चेन रिएक्शन, परमाणु रिएक्टर में चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लोहे से बनी छड़ों का, कैडमियम छड़ों का, ग्रेफाइट छड़ों का, या पीतल की छड़ों का? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि परमाणु रिएक्टर में जो चेन होती है, चेन कौन सी चेन होती है? हाई स्कूल, ये वो वाली चेन नहीं है जो साइकिल वगैरह में, मोटरसाइकिल में होती है। कौन सी चेन है मैं बताता हूँ। अगर हाई स्कूल आपने मन से किया होगा, अच्छे से किया होगा, हवाबाजी नहीं की होगी, तो देखो हाई स्कूल में 2 शब्द होते हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर है, वैसे वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का चैप्टर है। उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। जब कोई एक नाभिक पे न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह क्या हो जाता है, यूरेनियम के नाभिक पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वो 3 हिस्सों में टूट जाता है, 3 भागों में टूट जाता है। और फिर जैसे ये 1 2 3 3 में टूट गया, अब ये 3 फिर 3 3 में टूटेंगे ऐसे करके, और फिर ये 3 प्रत्येक फिर 3 3 में टूटेंगे ऐसे करके। तो ये जो रिएक्शन है इसको रोकने के लिए, ये जो प्रक्रिया है आगे चलती नहीं रहे। फिर देखो यहाँ 1 था, 1 से स्टार्ट किया, यहाँ जाके 3 दूनी 6, 3 3 9 3 चौक 12 15, मतलब 27 हो गए कितनी जल्दी। अब 27 की फिर 3 गुना कर लो, ऐसे बढ़ेंगे। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम कौन सी छड़ों का प्रयोग करते हैं? इसके लिए प्रयोग करते हैं हम कैडमियम का। कैडमियम क्या है? तो कैडमियम
कैडमियम का प्रयोग हम एक अवशोषक के रूप में करते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि परमाणु रिएक्टर में अवशोषक के रूप में किस प्रकार की छड़ों का प्रयोग करते हैं, तो कैडमियम छड़ों का प्रयोग करते हैं। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास के अंत में आप अपना स्कोर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है? खुले परिपथ का मतलब है यहाँ ओपन सर्किट से। तो देखो ये कोई सर्किट है, ऐसे मान लेते हैं ये कोई सर्किट है, इसमें यहाँ पर बैटरी लगी है, ठीक है, और ये यहाँ पे ओपन है। यहाँ पर मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, ये रेड रंग ले लिया मैंने। ये सर्किट यहाँ से यहाँ ओपन है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है यहाँ से यहाँ। दूसरा रंग सेलेक्ट नहीं हुआ, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट नहीं है, दोनों आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये खुला है। तो इस परिपथ में जो प्रतिरोध का मान होगा वो कितना होगा? ओपन सर्किट में हमेशा, खुले परिपथ में हमेशा प्रतिरोध का मान क्या होता है? अनंत होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। जहां प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होगा वहां धारा प्रवाहित नहीं होगी। और इसे अच्छे से समझते हैं, अगर इस सर्किट को पूरा कर दिया जाए ऐसे, तब इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी और इस सर्किट का जो प्रतिरोध होगा वो मान निम्नतम हो जाएगा। हालांकि शून्य तो उस स्थिति में होगा जब ये चालक सुपर कंडक्टर हो, उस स्थिति में इसका मान शून्य होगा। परंतु अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो इस स्थिति में क्या होगा? खुले परिपथ की स्थिति में क्या होगा? तो अनंत होगा। और अगर बंद परिपथ पूछा तो अगर ऑप्शन में निम्नतम और शून्य दोनों दिए हैं तो आप निम्नतम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। शून्य और न्यूनतम एक साथ दिए नहीं जाएंगे। वैसे इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वह है कि खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो अनंत होता है, ठीक है। और अगर चालकता पूछ ली जाती तो कितनी होती? चालकता शून्य होती, ठीक है। चालकता कितनी होती? शून्य, क्योंकि प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आईएसआई आईएसआई के अनुसार उप परिपथ में कितने वाट का लोड होता है? आईएसआई एक संस्था है जो विद्युत से संबंधित जो उपयंत्र बने होते हैं उनके लिए मानक निर्धारित करती है। उसमें यदि एक उप परिपथ मतलब सब सर्किट में हम कितने वाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम कितने वाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं? 800 वाट, 100 वाट, 1000 वाट या 500 वाट। तो इसमें हम कितने वाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं? 800 वाट। कितना? 800 वाट। इसमें कुछ समझाने को है नहीं, ये हमको याद ही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूज बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ। फ्यूज वायर या फ्यूज बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ क्या होता है? चांदी, लोहा, सोना या मैग्नीन। अब आप सोच रहे होंगे इससे पहली क्लास में हमने मैग्नीन के बारे में जाना था, परंतु इसका आंसर जो है मैग्नीन नहीं है। यहाँ पर पूछ लिया गया है सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा जो पदार्थ है फ्यूज बनाने के लिए वह होता है चांदी। चांदी, इसको हम सिल्वर भी कहते हैं। चांदी, जिसको हम क्या कहते हैं? सिल्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वर, ठीक है। तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, भू संपर्कन मतलब अर्थिंग का अन्य नाम क्या है? अर्थिंग जो होती है उसका अन्य नाम क्या है? उपकरण अर्थिंग, प्रणाली अर्थिंग, ठोस अर्थिंग या प्रत्यक्ष अर्थिंग। अर्थिंग का एक अन्य नाम होता है जो हम ज्यादातर घरों में प्रयोग करते हैं, ठोस अर्थिंग। क्या नाम होता है? ठोस अर्थिंग, ठीक है। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप पर आंतरिक अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करते हैं? मतलब परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं, आंतरिक अर्धचालक क्या होते हैं? दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। चार अर्धचालकों को बांटा जाए तो एक आंतरिक अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक इनको कहते हैं, और दूसरे होते हैं बाह्य अर्धचालक या इनको अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जिनमें अशुद्धियां मिलाई दी जाती हैं उनको अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है, और आंतरिक अर्धचालक इनको कहा जाता है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे। तो परम शून्य ताप पर प्रश्न था हमारा, परम शून्य ताप पर आंतरिक अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है? तो आंतरिक अर्धचालक जो व्यवहार करता है वह करता है कुचालक की तरह। ध्यान रखिएगा, परम शून्य ताप दिया है यहाँ पर, अगर परम शून्य ताप पर पूछा जाए तब वह कुचालक की भांति व्यवहार करने लगेगा, ठीक। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न हमारी सीरीज का, अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इससे पहले के ही प्रश्न में हमने आपसे पूछा था कि अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो वो अशुद्ध अर्धचालक हो जाते हैं। तो जो अशुद्धि मिलाने की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? वीजिंग कहते हैं, वाइसिंग, डोपिंग या बाइंडिंग। बाइंडिंग तो हम मोटर वगैरह में करते हैं या ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग होती है, इसको हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग। और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स से ये प्रश्न खूब बनता है, इसको कहते हैं हम डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। एक मिनट, इसको हम डोपिंग कहते हैं। अब और समझ लेते हैं वाइसिंग क्या होती है। देखो, अगर कोई पीएन डायोड है, ये कोई पीएन डायोड मान लीजिए, और इसको जो हम मैट्रिक्स से कनेक्ट करने की जो विधि होती है उसको हम वाइसिंग कहते हैं। जैसे मैंने ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका ये सिरा पॉजिटिव सिरा माना जाता है, ये सिरा नेगेटिव सिरा माना जाता है। तो अगर
पीएन डायोड का पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो और नेगेटिव सिरा नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, तो इस स्थिति में इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, मतलब इस सिरे को हम, जो पॉजिटिव सिरा है इसको नेगेटिव से यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इसको हम नेगेटिव नकारात्मक सिरे से कनेक्ट कर दें, तब ये, इसको हम नकारात्मक सिरे से कनेक्ट कर दें, इसको नकारात्मक मान लेते हैं, मतलब नेगेटिव सिरे से, और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, यहाँ पर भी बदल जाएंगे, तब ये रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। डायोड की बायसिंग जो होती है, पीएन डायोड की बायसिंग दो प्रकार से की जाती है। यहाँ पर प्रश्न था कि अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया, उसको हम डोपिंग कहते हैं। 71 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है। जर्मोनियम जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी क्या होती है? हाँ, अगर देखते हैं आज की क्लास में ये प्रश्न किस किस से हुआ है, ये कमेंट करके जरूर बताइए कि हमसे ये प्रश्न आ रहा था। ठीक है, जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है। तो चार्ज कैरियर्स की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो गति होती है, हम पीएन डायोड पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि डायोड, पीएन डायोड में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित करेंगे, तो उनकी जो गति होती है, उनकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड का जो हम प्रयोग करते हैं शब्द, वहाँ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के नाम से उस शब्द को जानते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है ये आपको देखना है। मात्रक तो सामने लिखा ही है, वैसे कमेंट करके बताओगे, वैसे ढूंढ के नेट पे आप। हम फिर प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का मात्रक। जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी कितनी होती है? तो ये होती है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। कितनी? 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 73 नंबर प्रश्न। डायोड के स्थैतिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? जो डायोड होता है, हम डायोड प्रयोग करते हैं, उसके स्थैतिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? स्थैतिक प्रतिरोध क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। डायोड में दो प्रकार का प्रतिरोध होता है, एक होता है स्थैतिक प्रतिरोध और एक होता है गतिज प्रतिरोध। तो स्थैतिक प्रतिरोध क्या होता है, लिख लीजिए। जब किसी डायोड में हम स्थिर धारा मतलब डीसी प्रवाहित कराते हैं, तब उसका जो प्रतिरोध होता है, उसको हम कहते हैं स्थैतिक प्रतिरोध। फिर सुनिए ध्यान से कि हम जब किसी डायोड में डीसी धारा अप्लाई करते हैं, डीसी धारा प्रवाहित कराते हैं, तो उसका जो प्रतिरोध होता है, उसको हम कहते हैं स्थैतिक प्रतिरोध। डायोड का स्थैतिक प्रतिरोध। ठीक है, और इसके लिए सूत्र क्या होता है? आर डी सी। देखो आर डी सी यहाँ पे लिखा होगा, आर डी सी बराबर बी डी अपॉन आई डी। आर डी सी बराबर क्या होता है? बी डी अपॉन आई डी। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला प्रश्न है, दूसरा वाला विकल्प है, ये होता है गतिज प्रतिरोध। अब गतिज प्रतिरोध क्या होता है ये भी जान लेते हैं। गतिज प्रतिरोध क्या होता है? मैंने बताया दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं डायोड के लिए, एक स्थैतिक प्रतिरोध और एक गतिज प्रतिरोध। दो प्रकार के मान लीजिए, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो स्थैतिक प्रतिरोध की मैंने परिभाषा बता दी, क्या होती है कि जब किसी डायोड में स्थिर धारा मतलब डीसी करंट प्रवाहित की जाती है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो स्थैतिक प्रतिरोध कहलाता है। अब गतिज प्रतिरोध जानिए। गतिज प्रतिरोध क्या होता है कि जब किसी डायोड में धारा का मान अपने औसत मान से परिवर्तित होता है, जब किसी डायोड में धारा का मान उसके एवरेज वैल्यू से चेंज होता है, तो डायोड के वोल्टेज में जो चेंज होता है और डायोड के करंट में जो चेंज होता है, उसके अनुपात को हम गतिज प्रतिरोध कहते हैं। अगर ये सारी चीजें समझ में नहीं आई, स्थैतिक प्रतिरोध गतिज प्रतिरोध समझ में नहीं आया, तो इसका सूत्र आप याद कर लो। स्थैतिक प्रतिरोध का सूत्र होता है आर सी बराबर बी डी अपॉन आई डी। ठीक है, और गतिज प्रतिरोध का सूत्र होता है आर डी बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई। 74 नंबर प्रश्न, सरल प्रश्न है, सभी इसका आंसर दे लेंगे। प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में क्या बदलता है? मतलब एसी को डीसी में चेंज क्या करता है? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, मोटर या जनरेटर? जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर जनरेटर का उल्टा कार्य करती है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है मोटर। इन्वर्टर क्या करता है? जो हमारे घरों में लगा होता है, डीसी को एसी में बदलता है। यहाँ पर पूछा गया है कि एसी को डीसी में बदलना है। एसी को डीसी में बदलने का जो काम करता है, वह करता है रेक्टिफायर। क्या करता है? रेक्टिफायर। 75 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाले अच्छे विद्युत रोधी तेल का फ्लैश पॉइंट क्या होता है? ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ट्रांसफार्मर का जो अ, एक तेल होता है, जिसको जो विद्युत रोधी तेल होता है, उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो कितना होता है? 140 डिग्री सेल्सियस।
विकल्प बहुत सारे दिए गए हैं परंतु सारे विकल्प गलत हैं। इसका जो मेन मान होता है वो होता है 140 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 76, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध कितना होता है? ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं और दोनों वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। मतलब ये प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्टेड होती हैं या नहीं, तो नहीं होती हैं, इसी कारण उनका प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध को मापते हैं हम मेगर के द्वारा। किसके द्वारा? मेगर के द्वारा। हाँ। हाँ, तो प्रश्न था उच्च प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? ओम मीटर के द्वारा, अमीटर के द्वारा या मेगर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर के द्वारा हम वोल्टेज मापते हैं, अमीटर के द्वारा धारा का मापन किया जाता है, ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध भी मापते हैं। परंतु यहाँ पूछा गया है उच्च प्रतिरोध, तो उच्च प्रतिरोध को हम मापते हैं मेगर के द्वारा। किसके द्वारा? मेगर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर प्रश्न, बिना भार पर डीसी श्रेणी मोटर की गति क्या होती है? मतलब जब हमने कोई लोड नहीं लगाया है तो उस स्थिति में डीसी जो सीरीज मोटर है उसकी गति कितनी होगी? 5000 आरपीएम, 1000 आरपीएम, अनंत या फिर 3000 आरपीएम? तो जो 3000 आरपीएम लगा रहे हैं वो गलत है सभी। डीसी सीरीज मोटर की जो नो लोड पर गति होती है वो होती है अनंत, इसीलिए नो लोड पर हम कभी भी डीसी मोटर का प्रयोग नहीं करते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस शक्ति गुणक पर कार्य करता है? मतलब ट्रांसफार्मर कौन से पावर फैक्टर पर काम करता है? शून्य पर, अनंत पर, एक पर या भार के शक्ति गुणक पर? तो ट्रांसफार्मर का जो खुद का शक्ति गुणक कोई नहीं होता है, ये हमेशा लोड के पावर फैक्टर पर कार्य करता है। किसके? लोड के, जो लोड उससे कनेक्टेड किया जाता है उसके। तो ट्रांसफार्मर जो है भार के शक्ति गुणक पर कार्य करता है। 80 नंबर प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न, तुल्यकालिक गति अथवा वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है? तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है? नियमन, शिल्प, बैकलैश, इनमें से कोई नहीं। तो सिंक्रोनस मोटर वाले चैप्टर में ये आप पढ़ेंगे। इसको कहते हैं तुल्यकालिक गति, और मतलब सिंक्रोनस स्पीड और रियल स्पीड के बीच का जो अंतर होता है उसको हम शिल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्प। ठीक है। 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर प्रश्न है, 81 नंबर प्रश्न, वाट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाट मीटर की रेंज अगर हमको बढ़ानी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एक कम मान का प्रतिरोध समांतर में जोड़ते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या एक कम मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? हाँ, तो इसका आंसर बताइए। हम क्या करते हैं? वाट मीटर, वोल्ट मीटर नहीं है, वाट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाते हैं। क्या करते हैं? उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यदि अमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अमीटर की रेंज बढ़ानी हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूज तार की रेटिंग किसमें होती है? फ्यूज तार की रेटिंग हम मापते हैं किसमें? एम्पियर में, ओम में, मोह में, वाट में। एम फ्यूज तार की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में मापी जाती है। काय में मापी जाती है? एम्पियर में। काफी सरल सा प्रश्न था, कुछ समझाने को है नहीं। ओम प्रतिरोध का मात्रक, मोह चालकता का मात्रक, वाट किसका मात्रक होता है, आप जानते ही हैं। हाँ, तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बजरंगी लाल ऑफिशियल को। कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। और क्लास अगर पसंद आए तो अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत मेहनत लग रही है। दूसरा, क्लास को इस फॉर्मेट में करवाया जाए, मतलब पीपीटी के माध्यम से कराया जाए, या फिर जो पिछली 2-3 क्लासें हुई थी उस माध्यम में कराएं। कौन सी आपको बेटर लग रही है? देखने की क्वालिटी कौन सी में अच्छी है? और आवाज़ का आप बताइएगा कि आवाज़ कैसी है, मेरे समझाने का तरीका कैसा है। जो जो मुझसे कमियां हो रही हैं उनको मुझे बताते रहिए ताकि मैं उन्हें संभाल सकूं। और बने रहिए चैनल के साथ, इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। और अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर का भी परीक्षा मंथन की जो बुक है उसको हमने हल करना प्रारंभ कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, परीक्षा मंथन कंप्यूटर बुक, उसको भी जाके देख सकते हैं। आज पहला चैप्टर अपलोड किया है। चलिए, मिलेंगे इसी प्रकार की और अगली वीडियो में, मतलब कल शाम 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।